हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 सेमिस्टर 1 बिजनेस स्टडीज़ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा टॉपिक है बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस स्टडीज़ का 4th नंबर चैप्टर। ये हम बिल्कुल वन शॉट में आपको समझा देंगे। इसका हमने लेक्चर एक ही लेक्चर में आपको क्लियर करके बताएंगे। ठीक है भाई, आपका क्या काम होगा, आपका काम होगा हमारे साथ साथ में नोट्स को बना लेना है। और अगर नोट्स आपको अच्छा लगा, हमारा जो वीडियोज़ है मतलब लेक्चर्स है वो आपको अच्छा लगा, तो इसको ज़रूर दोस्तों को शेयर करना है, साथ में लाइक करना है और कैसा लगा इसके बारे में थोड़ा कमेंट्स करके हमें बताना है। और साथ साथ में जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ज़रूर बेल आइकन दबा के रखें, क्योंकि आगे जितना वीडियो हम छोड़ेंगे तुरंत आपके पास पहुंचेगा और आपका एग्ज़ाम के लिए हेल्प होगा। ठीक है भाई, चले फिर स्टार्ट करें आज का टॉपिक बिजनेस सर्विसेज। चलिए हमारे साथ साथ आप लोग भी बैठ जाइए और नोट्स तैयार कीजिए। इसके आधार पे आपका MCQ क्वेश्चन होगा। जो नोट्स हमने बना के दिए हैं आपको, इसको अगर आप पढ़ लेंगे MCQ सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, चले आगे शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस सर्विस का क्या मतलब होता है, बिजनेस सर्विस का क्या मतलब है देख लेते हैं। क्या मतलब है बिजनेस सर्विस का, क्या मतलब है, मतलब मीनिंग क्या है। बिजनेस सर्विस आर एक्टिविटीज दैट सपोर्ट बिजनेस एंटरप्राइजेज इन कैरिंग आउट देयर कॉमर्शियल ऑपरेशंस स्मूथली एंड एफिशिएंटली। ये जो बिजनेस सर्विस है, ये कोई बिजनेस एंटरप्राइज का जो कॉमर्शियल जो फंक्शंस है और जो मतलब कॉमर्शियल जो फंक्शंस है वो स्मूथली मतलब और एफिशिएंटली कर पाए, मतलब स्मूथली काम होता रहे, कोई रुकावट ना आए काम पे। सो दे फैसिलिटेट्स, क्या फैसिलिटी देते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस सर्विस जो है ये इतने सारे फैसिलिटीज़ देते हैं बिजनेस एंटरप्राइज को। कैसे देते हैं वो आप धीरे धीरे करके हम बताएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। बिजनेस सर्विस के बारे में समझ में आया। अब क्या क्या सर्विस बिजनेस में प्रोवाइड होता है जो बिजनेस को स्मूथली चलाने में हेल्प करता है और एफिशिएंटली चलाने में हेल्प करता है, उसके बारे में ये करके डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या क्या बिजनेस सर्विस होता है, मिलता है हमें। एक होता है बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, पोस्टल सर्विस एंड टेली कम्युनिकेशन सर्विस। मेनली ये 4 सर्विस हमें मिलता है बिजनेस, मतलब बिजनेस सर्विस जो है ये मेनली ये 4 सर्विस है जो बिजनेस को बिल्कुल स्मूथली और एफिशिएंटली काम करने में हेल्प करता है। चलिए देखते हैं एक एक करके फिर डिस्कस करेंगे। बैंक के बारे में तो बच्चे को पता होना चाहिए, सबका बैंक अकाउंट भी होता है आजकल, तो सबका बच्चे का भी बैंक अकाउंट माइनर अकाउंट होता है, तो उन्हें पता है बैंक के बारे में थोड़ा बहुत तो पता है, लेकिन हम डिटेल में बताएंगे बैंक में कैसे काम होता है, बैंक कैसे बिजनेस को हेल्प करता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकिंग सर्विस। चलिए बैंकिंग सर्विस, तो बैंक का क्या मतलब है, बैंक किसको बोलते हैं, तो बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन that accept deposits from the public, provides loans, advance, facilitates payments and offers various financial services। तो बैंक क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है जो हमारा जो डिपॉजिट है, हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है हम लोग बैंक में जाके जमा करके रखते हैं, डिपॉजिट लेते हैं, पब्लिक को लोन देते हैं, एडवांस देते हैं और आपको किसी को पेमेंट करना है आपके लिए वो पेमेंट कर भी देते हैं। तो और अदर फाइनेंशियल सर्विस जो आपको चाहिए होता है वो भी मिलता है बैंक में। तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो कि आपको इस तरह का सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं बैंक। ठीक है, तो आप देखते हैं बैंक का फंक्शन क्या है, एक एक करके बैंक का फंक्शन देखते हैं, बैंक क्या काम करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, बैंक क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। बैंक कलेक्ट मनी फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हो या किसी हम लोग जैसे ऐसे इंडिविजुअल व्यक्ति का हो जिनके पास पैसा खर्च करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो वो बैंक में डिपॉजिट करके हम लोग रखते हैं। ठीक है, बैंक वो एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट है लेंडिंग मनी, बैंक प्रोवाइड्स लोन्स एंड एडवांस, किसी को लोन चाहिए होता है, किसी को हाउस लोन चाहिए, किसी को पढ़ाई के लिए लोन चाहिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस करने के लिए लोन चाहिए, तो बैंक उसे प्रोवाइड करता है।
क्रेडिट क्रिएशन, बैंक्स क्रिएट क्रेडिट थ्रू लेंडिंग, जो उधार देते हैं उसके थ्रू क्रेडिट क्रिएट करते हैं। इसके बारे में थोड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन है जो कि अभी डिस्कस करेंगे तो बाकी टॉपिक छूट जाएगा, तो इसलिए बाद में इसको डिस्कस करेंगे कैसे क्रेडिट करते हैं। जनरली ये एक्चुअली क्रेडिट क्रिएट करने का तरीका एक लंबा प्रोसेस है, वो इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर डिस्कस किया जाता है, फिर भी अगर मौका मिलेगा तो हम भी डिस्कस कर देंगे। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, मीन्स मनी कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। एक प्लेस से दूसरी जगह आपको पैसा भेजना है तो आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दीजिए, बैंक आपका पैसा भेज देगा। आजकल तो बैंक में जाने का ज़रूरत नहीं है, आप घर में बैठ के अपना मोबाइल के थ्रू किसी और को पेमेंट कर सकते हैं। एजेंसी सर्विसेज, कलेक्शन चेक, डिविडेंड्स, बिल्स, आपका कोई बिल कलेक्शन करना है, चेक कलेक्शन करना है, किसी से डिविडेंड, किसी कंपनी से डिविडेंड कलेक्ट करना है, बैंक आपके लिए एजेंट की तरह काम कर दे, ये सब काम आपके लिए कर देते हैं। नेक्स्ट है यूटिलिटी सर्विस कुछ प्रोवाइड करते हैं, जैसे एटीएम, आप 24 घंटे पैसा उठा सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं। आजकल तो लॉकर देते हैं जहाँ पे आपका गहने वगैरह जो होगा, ज्वेलरीज होगा, वहाँ पे आप रख सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम, घर में बैठ के अब अपना पेमेंट वगैरह सब कुछ कीजिए, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी यूटिलिटी सर्विस बैंक से हमें मिलता है। क्लियर हुआ बैंक का फंक्शन? क्लियर है ना भाई? ये नोट्स बिल्कुल एकदम प्रिसाइज नोट्स है जो कि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस नोट्स को आप नोट करके रखेंगे, याद कर लेंगे, 2-4 बार वीडियो देख लेंगे, आपका इस चैप्टर में कोई भी एमसीक्यू आए आप आंसर कर पाएंगे। नाउ टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक में क्या क्या टाइप ऑफ अकाउंट हम लोग खोल सकते हैं। ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, आपका प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी ना, बैंक में क्या अकाउंट खोल सकते हैं, कहाँ पे क्या बेनिफिट मिलता है, क्या बेनिफिट, कौन सा अकाउंट में ज़्यादा बेनिफिट है और कैसे खोला जाता है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज़ है आपके, है ना। तो ये ध्यान से सुनिए, देखिए क्या क्या अकाउंट खोला जा सकता है और क्या रूल्स वगैरह है उसमें और क्या बेनिफिट वगैरह है। चलिए, पहले होता है सेविंग्स बैंक अकाउंट। अ सेविंग्स अकाउंट इज़ डिज़ाइंड मेनली फॉर इंडिविजुअल्स टू सेव मनी एंड अर्न इंटरेस्ट। ये जनरली किसी इंडिविजुअल के लिए है, जनरली बिजनेसमैन सेविंग्स अकाउंट नहीं खोलते, ज़्यादातर नहीं खोलते। ये इंडिविजुअल के लिए है जो कि अपना पैसा, जो एक्स्ट्रा पैसा है वो बैंक में डिपॉजिट करके रखे और उसके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट उन्हें मिले। ठीक है भाई, क्लियर? इसका फीचर्स क्या है, सेविंग्स अकाउंट का क्या फीचर्स है देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सूटेबल फॉर सैलराइज पर्सन, जिसको सैलरी मिलता है सेविंग्स अकाउंट में, डायरेक्टली उसके अकाउंट में भी सैलरी आ जाता है। स्टूडेंट्स के लिए सही है, स्मॉल सेवर्स जो है उनके लिए भी सही है। स्टूडेंट भी अपना पैसा कुछ थोड़ा बहुत बचे तो वो अकाउंट खोल के रख सकते हैं उसमें। आजकल तो गवर्नमेंट से भी काफ़ी कुछ स्टूडेंट को बेनिफिट दिया जाता है, डायरेक्ट उसमें बैंक में ट्रांसफ़र होता है, इसलिए स्टूडेंट को भी सेविंग्स अकाउंट खोलना ज़रूरी है। हर बच्चे को शायद है, ख़ास तौर से लेडीज़ को भी वो मिलता है ना, कन्याश्री वगैरह ये सब जो था, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, कुछ प्रोजेक्ट में गर्ल्स को मिलता रहता है, उनका तो होगा ही। बॉयज़ का भी अकाउंट होता है, उनको भी कभी कभार गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट वगैरह दिया जाता है, तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होता है, इसलिए उनको भी अकाउंट खोलना पड़ता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इन जनरली पेड ऑन द बैलेंस, जितना बैलेंस आपका बैंक में पड़ा रहेगा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट, विदड्रॉल्स आर सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेबल एप्लीकेबल बैंक रूल्स, बैंक का कुछ रूल्स वगैरह है कि कितना आप उठा सकते हो और कितना बैंक में आपको मिनिमम बैलेंस रखना है, वो मेंटेन करके होता है। नेक्स्ट है एटीएम एंड डेबिट कार्ड। एटीएम और डेबिट कार्ड एक ही बात है। एंड डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटीज़ आर जनरली अवेलेबल, आप अपना घर में बैठ के भी मोबाइल्स के थ्रू ही मतलब अपना बैंकिंग कर सकते हैं, या साथ में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भी आपको दिया जाता है जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हेल्प्स डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग, बैंक अकाउंट है भाई, आप पैसा जमा करके रखेंगे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका रेगुलर वाइज पूरा पैसा रखने का जो हैबिट है वो बन जाएगा, मतलब सेव करने का हैबिट बन जाएगा, जो कि आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। कुछ चीज़ आपको खरीदना है, कुछ करना, तो फिर वो पैसा आपका काम आ जाएगा। क्लियर है भाई, सेविंग्स अकाउंट क्लियर है? आगे चले। नेक्स्ट आता है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या है? ये करेंट अकाउंट इज़ मेनली मेंटेन बाय बिजनेसमैन। करेंट अकाउंट इंडिविजुअल जनरली खोलते नहीं है, बिजनेसमैन या कोई फार्म या कोई कंपनी जिसका फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होता रहता है, एक ही दिन में कितने 100 ट्रांजैक्शन हो जाएगा बैंक के थ्रू,
तो वो लोग करेंट अकाउंट जनरली खोलता है, जिसका बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए करेंट अकाउंट खोला जाता है बैंक में। तो इसका क्या फीचर्स है फिर? सूटेबल फॉर बिजनेस रिक्वायरिंग रेगुलर डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल, जिसका रेगुलर डिपॉजिट विड्रॉल होता ही रहता है, उनके लिए अकाउंट सही है। यूजुअली परमिट्स मेमोरियस ट्रांजैक्शन, यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन करने का परमिशन होता है जो कि सेविंग्स अकाउंट में नहीं होता है। जनरली डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू द बैंक टर्म, जनरली बैंक की टर्म के हिसाब से जो करेंट अकाउंट होता है उसमें इंटरेस्ट देता ही नहीं है, क्योंकि बैंक उसमें ज़्यादा मतलब उलझे रहते हैं आपके काम के लिए, तो इसमें ज़्यादातर इंटरेस्ट नहीं देता है। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब बैंक के पास आपका जितना पैसा जमा है उससे ज़्यादा पैसा आप बैंक से उठा सकते हैं। जो एक्स्ट्रा पैसा उठाएंगे उसको बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि वन टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन बोल सकते हैं उसको। बैंक आपको ओवरड्राफ्ट के थ्रू एक्स्ट्रा पैसा आपको उठाने की मतलब मौका देते हैं, जो आप उठा के आपका कस्टमर को अगर पेमेंट करना है अर्जेंसी में आप कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये फैसिलिटी बैंक आपको देते हैं, करेंट अकाउंट के केस में देते हैं। यूज़फुल फॉर डे टू डे बिजनेस पेमेंट्स, डे टू डे जो बिजनेस पेमेंट होगा उसके लिए सही तरीका है, सही अकाउंट है। ठीक है, क्लियर है भाई? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, अंडर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कस्टमर डिपॉजिट्स अ फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली यूजुअली एवरी मंथ फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड के लिए। मान लीजिए 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 12, 15, 20 महीना, इसके लिए आप क्या करेंगे, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट, मानिए 100 रुपया करके, हर महीने आप 100 रुपये करके उस अकाउंट में डालते रहेंगे। और मैच्योरिटी डेट में, मतलब जितने महीने के लिए आप करेंगे उसके एंड में जाके एक साथ आपको वो इंटरेस्ट के साथ साथ आपको वो पैसा रिटर्न मिलेगा। ये है तरीका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। एक्चुअली ये क्या करता है, इनकरेजेस रेगुलर सेविंग। इसमें क्या होगा कि आपको करना ही पड़ेगा, 100 रुपये आपको जमा करना ही है, तो रेगुलर की बेसिस में आप हर महीने कुछ करके सेविंग ऑटोमेटिकली कर लेंगे, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, जमा करना ही पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाएंगे आप। नेक्स्ट है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट इज़ डिपॉजिटेड पीरियोडिकली, मतलब महीने या 2 महीने, जो भी है, जो भी आपका कंडीशन है उस हिसाब से आपको जमा करना पड़ेगा। और क्या है भाई, इसमें इंटरेस्ट इज़ अर्नड अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल रेट, जो भी बैंक का रेट रहेगा, बैंक मतलब फिक्स डिपॉजिट का जो रेट होता है वही रेट रिकरिंग का भी है। वो कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता रहता है, रेट चेंज होता रहता है, जिस रेट चलेगा उस हिसाब से आपको मिलेगा। नेक्स्ट है अमाउंट एक्यूमुलेटेड विद इंटरेस्ट एंड पेड मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट में जाके इंटरेस्ट और जो अमाउंट आपने जमा किया है एक साथ आपको मिल जाएगा। और सूटेबल फॉर पर्सन्स विद रेगुलर इनकम, जिसका महीने में रेगुलर इनकम, महीने में एक इनकम होता रहता है, सैलराइज पर्सन वगैरह जो है उनके लिए सही है, क्योंकि उसका इनकम फिक्स है, पता है उन्हें इनका इनकम आएगा और इसमें से हम इतना सेविंग करते रहेंगे, तो उसके लिए ये सिस्टम सही है। ठीक है, क्लियर है? आगे चले। और एक चीज़ बता दूँ, जनरली सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट देता ही नहीं है। सेविंग्स अकाउंट से रिकरिंग में आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट में मिलता है वही रेट आपको रिकरिंग में भी मिलता है, जो कि सेविंग से ज़्यादा रेट मिलता है। ठीक है, नाउ फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या है? A fixed deposit is an account where lump sum is deposited for the fixed period at a agreed rate of interest। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस दिन आप अकाउंट खोलने वाले हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलने वाले, उस दिन जो रेट चलेगा, जो भी फिक्स रेट है चलेगा, उस हिसाब से आप एक फिक्स्ड अमाउंट, मानिए कि आप 1 लाख रुपये आज जमा किए 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, जो भी पीरियड के हिसाब से आप रखेंगे, या उससे कम भी रख सकते हैं, पीरियड के लिए रखेंगे। फिर उसके बाद जैसे पीरियड ख़त्म होगा आपको वो मतलब जो आपने जमा किए थे उसके साथ इंटरेस्ट जोड़ के आपको रिटर्न किया जाएगा मैच्योरिटी डेट में। ये होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट से इसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। चलिए फीचर्स क्या देखते हैं। यूजुअली ऑफर्स हायर इंटरेस्ट रेट रादर देन सेविंग्स अकाउंट। डिपॉजिट इज़ केप्ट फॉर प्री डिटरमाइंड पीरियड, आपको पहले से फिक्स करके रखा है कितने पीरियड के लिए रहेगा, तो प्री डिटरमाइंड पीरियड के लिए रखा जाता है।
प्री मैच्योर विथड्रॉल में बी अलाउड, आप मैच्योर डेट से पहले पैसा उठा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन और पेनाल्टीज़ आपको भुगतना पड़ेगा, आपको पूरा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसमें कुछ पेनाल्टीज़ आपका हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स रिलेटिवली प्रेडिक्टेबल रिटर्न, आपको पता है कि हम इतने 1 लाख रुपया रखा, 1 साल बाद अगर 6% के हिसाब से होता है तो आपको 1,06,000 मिल जाएगा, वो पहले से ही आपको पता है कि इतना मिल जाएगा आपको, तो ये प्रेडिक्टेबल है। नेक्स्ट है सूटेबल फॉर इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड, अगर आपके पास सरप्लस फंड कुछ पड़ा हुआ है जिसको आप काम पे नहीं लगा पा रहे तो आप उसको एफडी में लगा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको एक टाइम के बाद इंटरेस्ट के साथ साथ आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट एक साथ मिल जाएगा, और आपको पहले से ही पता है कितना आपको मिलने वाले है। क्लियर है? आगे चले तो जो 4 अकाउंट हम खोल सकते हैं वो उसके बारे में आपको बिल्कुल क्लियर करवा दिए हैं। आप देखते हैं कि ये जो चारों अकाउंट हम खोल सकते हैं इसमें से क्या डिफरेंसेस है, चारों अकाउंट में क्या मेनली डिफरेंस है। देखिए पहले सेविंग्स अकाउंट में क्या है कि रेगुलर सेविंग करते हैं, आप रेगुलर सेव करते रहते हैं। मॉडरेट ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, आप महीने में 6 बार 8 बार 10 बार जाके पैसा जमा नहीं करेंगे, जनरली 1-2 बार करेंगे। करेंट अकाउंट में फ्रीक्वेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन चलता रहेगा, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होता रहेगा, ठीक है ना। और रिकरिंग में आपका फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिटेड पीरियोडिकली, पर्टिकुलर 1 महीने में या 2 महीने के अंदर या 3, जो भी आपका पीरियोडिकली होगा वो आप फिक्स्ड अमाउंट हर महीने, मान लीजिए हर महीने देते रहेंगे। फिक्स्ड अकाउंट में क्या होगा, एक लाम सम डिपॉजिट करेंगे आप फॉर फिक्स्ड पीरियड, एक ही बार आप जमा कर देंगे फिक्स्ड कुछ पीरियड के लिए, उसके बाद एक साथ आपको पैसा मैच्योरिटी डेट में मिल जाएगा। समझ में आया ये चारों में अंतर क्या है, चारों अकाउंट में क्लियर हो गया है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आपको याद करने की बहुत अच्छा ये तरीका है, ठीक है। क्लियर है भाई। और एक चीज़ हम बता दें कि सेविंग्स में इंटरेस्ट रेट जो है उससे ज़्यादा आपका ये रिकरिंग एंड फिक्स्ड अकाउंट में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, वो भी पहले भी हमने बताया, फिर भी आपको बता दिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब आता है भाई मॉडर्न सब कुछ हो गया है, अब बैंकिंग सिस्टम डिजिटलाइज हो गया है, डिजिटल बैंकिंग हो गया। अब देखते हैं डिजिटल बैंकिंग का क्या मतलब है। चलिए, डिजिटल बैंकिंग मीन्स providing banking services through electronic and digital channels without requiring customer to visit at bank branches for every transaction। हर ट्रांजैक्शन के लिए आगे पहले क्या होता था, एक चेक ले जाओ, पैसा उठाना है, चेक लिखो, जमा करो, पैसा उठा, पैसा जमा करना है वो स्लिप लिखो, फिर कैश लो, बैंक के काउंटर में जाके जमा करो, एफडी करना है जाके वहाँ पे लिख के आपको करना है। बहुत सारे काम ऐसे थे जो आपको बैंक में बार बार जाना पड़ता था। आप बहुत सारे ट्रांजैक्शन आप घर में बैठ के कर लीजिए, आपको कहीं जाने की, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, रास्ते में चलते हुए आप ट्रांजैक्शन कर लीजिए। दुकान में जाके पेमेंट करना है कर दीजिए, जो आपका मोबाइल के थ्रू हो जाएगा। या आपको पैसा चाहिए, रास्ते में कहीं एटीएम लगा हुआ है, जाइए एटीएम से पैसा उठा लीजिए। पैसा जमा करना है वो भी आपका एटीएम के थ्रू हो रहा है, तो आपको बैंक की ब्रांच में जाने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे सिस्टम बन गया जिसको हम बोलेंगे डिजिटल बैंकिंग सिस्टम। आप लोग करते रहते हैं, पेमेंट करते रहते हैं, आपको पता है। तो समझ में आया? क्लियर है डिजिटल बैंकिंग सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इस सिस्टम का, इस मेथड का क्या इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्या है, क्या क्या बेनिफिट आप मिलता है, कौन सा मतलब बैंकिंग मेथड क्या क्या है, इम्पोर्टेंस तो है। और इम्पोर्टेंट सिस्टम मतलब मेथड क्या क्या है जिसके द्वारा ये डिजिटल बैंकिंग सिस्टम काम करता है। चलिए एक एक करके देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एटीएम, इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हम इसलिए ही बोला आपको क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में इसके ऊपर देते हैं कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, याद बिल्कुल आपको रखना है, ठीक है भाई। इसको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आपका एग्ज़ाम में, एटीएम का फुल फॉर्म, ठीक है। चले आगे। चलिए, ATM allows customers to perform basic banking transactions using a card and PIN। आपके पास एक कार्ड रहेगा जो बैंक आपको देगा और उसका एक पिन रहेगा, जनरली 4 डिजिट पिन होता है जो आपको बैंक से आपको नहीं प्रोवाइड किया जाए। आपको बोलेंगे कि आप एक 4 डिजिट पिन अपना जनरेट कर लो, ठीक है। तो आप जनरेट कर लेंगे, जब भी आप
एटीएम में जाके पैसा उठाना है, आप वो कार्ड डालिए, अपना जो एटीएम पिन है वो डालिए, फिर उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन करना है आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कहीं भी जाके, कोई भी एटीएम में जाके। ठीक है, सेम बैंक का एटीएम में जाने का ज़रूरत नहीं है। आप किसी की मतलब आपका अकाउंट है एसबीआई में, आप पीएनबी का बैंक में जाके एटीएम में जाके भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आईसीआईसी का भी कर सकते हैं, इस तरह से। क्लियर है भाई, कहीं से भी आपको पैसा भी मिल जाएगा। जैसे क्या सर्विस होता है इसके द्वारा, एटीएम कार्ड के द्वारा आप क्या क्या कर सकते हैं, कैश उठा सकते हैं, बैंक में बैलेंस कितना है आप वो इंक्वायरी कर सकते हैं, देख सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट चाहिए आपको कुछ महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, वो स्टेटमेंट आपको दिखेगा। कैश और चेक डिपॉजिट आपको करना है, जाके आप वही एटीएम के थ्रू आप कैश चेक डिपॉजिट कर सकते हैं। और पिन रिलेटेड जो भी सर्विस होगा, पिन चेंज करना होगा, न्यू पिन जनरेट करना है, वो आप जाके एटीएम में जाके कर सकते हैं। क्लियर है, ये सब काम आप कर सकते हैं। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है, आप अगर एटीएम चलाते हैं, आपको पता होगा, आप बैंक में जाके कोई एटीएम में जाइए और जाके देखिए, ऐसे सर्विस आपके सामने आएगा और जो आपको करना है आप कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेबिट कार्ड क्या होता है? ए डेबिट कार्ड अलाउज कस्टमर्स टू मेक पेमेंट्स और विथड्रॉल मनी डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से आप किसी को पेमेंट करना है या बैंक से पैसा उठाना है, दोनों काम आप डेबिट कार्ड के द्वारा कर सकते हैं। यूजेज क्या है? जैसे एटीएम विथड्रॉल के लिए एटीएम में जाइए और विथड्रॉल के लिए आप एटीएम कार्ड डालिए, आपका पासवर्ड डालिए और पैसा उठा सकते हैं। पीओएस पेमेंट, किसी को पेमेंट करना है और किसी को पेमेंट करना है, आप इसके द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन कुछ खरीदना है, उसके लिए आपको पे करना है, आप डेबिट कार्ड के द्वारा पे कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग अलाउज कस्टमर्स टू एक्सेस बैंकिंग सर्विसेज थ्रू बैंक्स वेबसाइट यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू आप बैंक की जो वेबसाइट है उसके द्वारा आप इंटरनेट में जाइए, आप वेबसाइट में जाइए, आपका लॉगिन रहेगा, उसके द्वारा आप अंदर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अपना अकाउंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं आप उसमें? आपका बैलेंस क्या है वो देख सकते हैं। फंड ट्रांसफ़र करना है, किसी को पेमेंट करना है, आप फंड ट्रांसफ़र कर दीजिए। किसी बिल पेमेंट करना है, आप वहाँ से कर दीजिए। बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको, वहाँ से स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए। ऑनलाइन कोई सर्विस रिक्वेस्ट आपको भेजना है तो आप भेज सकते हैं और वो सर्विस आपको मिल जाएगा वहाँ से। क्लियर है, समझ में आया? अब और अपडेट हो गया, जैसे मोबाइल बैंकिंग आ गया। अब तो जैसे मोबाइल बैंकिंग प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज थ्रू बैंक्स मोबाइल एप्लीकेशन और अदर अप्रूव्ड मोबाइल चैनल। जैसे मोबाइल में आपका हर बैंक का देखिएगा एक एक करके आपका हर बैंक का एक मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू आप अपना ट्रांजैक्शन, उस बैंक का ट्रांजैक्शन आप उसमें लॉगिन पासवर्ड डाल के आप जाके अपना तरीके से बैंक में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्या सर्विस इसमें मिलता है? जैसे कि फंड ट्रांसफ़र करना, बिल पेमेंट करना, अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपको जानना है कुछ जान सकते हैं आप, फिर ट्रांजैक्शन अलर्ट आपके पास आ जाएगा, ये सब आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एसबीआई का योनो है, एसबीआई का जो ऐप है योनो, जिसके द्वारा आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपके बैंक में कितना पड़ा हुआ है, कितना एफडी है, आप घर में बैठ के एफडी बना लीजिए, रिकरिंग अकाउंट खोल सकते हैं। बहुत सारे काम आप ऑनलाइन में, किसी को फंड भेजना है, ट्रांसफ़र करना है आप कर सकते हैं, कुछ खरीदना है, पेमेंट करना है कर सकते हैं, ये सब काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट ट्रांसफ़र। इसका भी याद रखना, यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बार बार क्यों बोला? क्योंकि एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ सकता है। enables internet bank to bank digital payments through UPI एप्लीकेशन। यूपीआई एप्लीकेशन के द्वारा आप किसी को ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी को पैसा पे कर सकते हैं, कभी भी पे कर सकते हैं, है ना। इसका फीचर्स क्या है भाई? इंस्टेंट ट्रांसफ़र, एट ए टाइम आप भेज सकते हैं, 24/7, 24 घंटे 7 दिन कभी भी आप इसको ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्यूआर
कोड पेमेंट्स, आप QR कोड स्कैन कीजिए, पेमेंट कर दीजिए, जो करते रहते हैं हम लोग, जीपे वगैरह ये सब करते रहे, UPI पेमेंट करते रहते हैं हम लोग। पर्सन टू पर्सन एंड मार्चेंट पेमेंट भी कर सकते हैं, मार्चेंट को भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति को पेमेंट कर सकते हैं। यूजेज बैंक अकाउंट डायरेक्टली, यहाँ पे बैंक अकाउंट के थ्रू होता है, बैंक अकाउंट डायरेक्टली इसके द्वारा पेमेंट हो जाता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एनेबल मनी टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन बैंक अकाउंट एंड विदाउट फिजिकल कैश। कोई फिजिकल कैश की ज़रूरत नहीं है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, इसका तरीका क्या क्या है? एक है NEFT है, और एक है RTGS, और एक है IMPS। ये 3 तरीका है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म भाई याद रखना, इसको बार बार मैं बताता हूँ, याद रखो, एग्ज़ाम में आएगा। NEFT का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स बिटवीन बैंक अकाउंट्स। NEFT का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स बिटवीन बैंक अकाउंट्स। ठीक है, दोनों अकाउंट के द्वारा जो ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट है RTGS, रियल टाइम ट्रांसफ़र जनरली यूज्ड फॉर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल रूल्स। ठीक है, ये RTGS यूज़ किया जाता है जनरली। क्या होता है कि रियल टाइम ट्रांसफ़र करने के लिए, अगर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करने के लिए एक्चुअली RTGS को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसको बोला जाता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। IMPS, इंस्टेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र करने के लिए IMPS यूज़ किया जाता है। इंस्टेंटली आपका वो ट्रांसफ़र हो जाएगा मान। ठीक है, एडवांटेज ऑफ डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग का क्या सुविधाएं हैं? सेव्स टाइम एंड एफोर्ट, समय बचाते हैं आपका। प्रोवाइड्स 24/7, कभी भी आप पेमेंट कीजिए, 24 घंटा 7 दिन, कभी भी आपको चाहिए पेमेंट कीजिए। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फिजिकल कैश, फिजिकल कैश आपको हाथ में रखने का ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ पेमेंट करना है मोबाइल निकालिए फटाफट पेमेंट कर दीजिए। एनेबल्स क्विक फंड ट्रांसफ़र, साथ साथ में आपको मुंबई में पैसा भेजना है, इंस्टेंटली आप वहाँ भेज दीजिए। प्रोवाइड्स ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड, आपके पास वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी आपके पास रह जाएगा, है ना, सॉफ्ट कॉपी में आपके पास आ जाएगा। मेक्स बिजनेस पेमेंट ईजियर, किसी को पेमेंट करना है, बिजनेस पेमेंट जो करना है, ईजिली आप फंड ट्रांसफ़र कर दीजिए। 1 करोड़ ट्रांसफ़र करना है, कर दीजिए, RTGS के थ्रू आप 1 करोड़ एट ए टाइम ट्रांसफ़र कर दीजिए। आपको कहीं जाने का भी ज़रूरत नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कुरियर में भेजने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आया? बैंकिंग पार्ट जो है थोड़ा सा लंबा चैप्टर से अभी ख़त्म होने वाले हैं। इसका मेन जो था वो आपको हमने डिस्कस कर दिया। आप इसमें ना बैंकिंग में जो इंटरनेट बैंकिंग आप करते हैं, इसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस है, कुछ प्रिकॉशंस आपको ज़रूर रखना चाहिए, जो आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसके लिए ये ध्यान अगर आप नहीं देंगे तो कभी भी आपका अकाउंट से पैसा गायब हो जाएगा, मतलब फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ। तो कोई भी आपको पिन मांगता है, कुछ मांगता है, मतलब अगर आप नहीं जानते उन्हें तो ज़रूर नहीं देना चाहिए, है ना। आप बिल्कुल शेयर मत कीजिए, ठीक है। जैसे नेवर शेयर OTP, कोई OTP आया, कोई पिन है आपका या CVV नंबर जो भी और कोई पासवर्ड आपके पास जो पासवर्ड लगा के रखे हैं, किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। यूज़ ऑफिशियल बैंकिंग एप्लीकेशन वेबसाइट, जो भी एप्लीकेशन वेबसाइट बैंकिंग का जो है, बैंक का जो है, उसको यूज़ कीजिएगा। अरे कोई ऐप बना के आपको दे दिया, अब आप उसमें घुस गए तो आपका पैसा हो जाएगा गायब। अवॉइड सस्पिशियस लिंक एंड मैसेज, आपके पास कुछ मैसेज लिंक आता है, बोलते हैं कि आपको फंड ट्रांसफ़र करना है, आप थोड़ा इसमें आपका इस लिंक में क्लिक कीजिए और आपका अकाउंट में आ जाएगा। जैसे ही आप करेंगे तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो इसलिए इसको ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। कोई भी ऐसे कोई लिंक वगैरह जो आपको नहीं पता, कोई मैसेज आता है, उसको बिल्कुल आप इग्नोर कीजिए। चेक ट्रांजैक्शन डिटेल्स बिफोर कॉन्फर्मेशन ऑफ पेमेंट, पेमेंट करने से पहले ट्रांजैक्शन डिटेल्स देख लीजिए कि उसमें जितना अमाउंट आप भेजना चाहते हैं उतना अमाउंट है कि नहीं, पूरा क्लियर करके उसके बाद ही आप पेमेंट बटन दबाइए, कॉन्फर्म कीजिए। उससे पहले पूरा चेक करने के बाद कीजिएगा आप, ठीक है।
क्लियर है। ये प्रिकॉशंस आपको ज़रूर लेना चाहिए जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे। ये एग्ज़ाम के लिए नहीं इतना इम्पोर्टेंट है जितना आपका प्रैक्टिकल लाइफ के लिए है। ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन आए ना आए कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ये बहुत आपको याद रखना चाहिए कि ये सब केयर करना चाहिए, आपको ये सब प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया बैंकिंग के बारे में। चलिए और आगे बढ़ें। अब आते हैं इंश्योरेंस। आपको क्या लगा बैंक कैसे हेल्प किया बिज़नेस को? बिज़नेस का जितने सारे ट्रांजैक्शन देखिए बैंक कर रहा है, बैंक के थ्रू हो रहा है। बैंक बिज़नेस का पैसा अपने पास जमा रखते हैं, बैंक उनका जो कलेक्शन वगैरह करना है वो भी बैंक कर लेते हैं, पेमेंट करना है बैंक कर देते हैं। तो इस तरह से बैंक फिर बिज़नेस को लोन देते हैं, बिज़नेस के लिए लोन देते हैं। तो इस तरह से बैंक बहुत तरीके से बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ बिज़नेस करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पेमेंट वगैरह करना है, किसी को कैश भेजना, आप यहाँ से कैश भेजेंगे है ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये ऑनलाइन में हो जा रहा है आज की डेट में, तो बैंक के द्वारा चेक द्वारा ऐसे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत इजी हो गया बैंक, और जैसे कि डिजिटलाइज हो गया तो और काम हमारा इजी हो गया। लेकिन आपको ज़रूर ये जो चार पॉइंट आपको हमने लास्ट में बताया है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली जो 3-4 पॉइंट जो भी है, इसको आपको जो प्रिकॉशंस है, ये प्रिकॉशंस बहुत आपको ध्यान देना है। ठीक है, याद रखना है, करना नहीं है प्रैक्टिकल केस में, ये प्रिकॉशन लेके चलना है। चलिए आगे बढ़े। तो अब आते हैं इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस में जाने से पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं। आप भी थोड़ा पानी पी लीजिए, गर्मी बहुत है ना। हाँ, अब देखते हैं इंश्योरेंस कैसे बिजनेस को हेल्प करता है। इंश्योरेंस के बारे में आपको पता होगा, शायद हर किसी के घर में कोई ना कोई लाइफ इंश्योरेंस तो बना के रखा होगा ही, तो इसलिए किसी को थोड़ा बहुत पता तो होगा इंश्योरेंस के बारे में। अगर नहीं है तो फिर अब पता चल जाएगा इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस, चलिए इंश्योरेंस क्या होता है, मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस देखते हैं। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट है अंडर व्हिच इंश्योरर एग्रीज इन रिटर्न फॉर अ प्रीमियम। हर साल में या हर 3 महीने में, ऐसे महीने में एक प्रीमियम पेमेंट होगा, उसके अगेंस्ट में जो इंश्योरर है वो एग्रीज करेगा। क्या एग्रीज करेगा? टू कॉम्पेंसेट द इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफाइड लॉस और प्रोवाइडेड ए स्पेसिफाइड बेनिफिट अपॉन द ऑकरेंस ऑफ एन इंश्योर्ड इवेंट। अगर कोई घटना होता है, कोई मतलब कोई अनसर्टेनिटीज़ होता है, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी आपके पास से एक प्रीमियम लेता है, और उसके हिसाब से जो घटना के लिए आपके पास से प्रीमियम वो ले रहा है, मतलब इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट किया है, वो घटना के कारण आपका कोई लॉस होता है तो वो लॉस आपको चुकाएगा कौन? इंश्योरेंस कंपनी। सीधी सी बात है। जैसे आप LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसमें आप एक इंश्योरेंस किए हैं, इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस के लिए कर सकते हैं, या कोई इंश्योरेंस आपका जनरल इंश्योरेंस हो सकता है, जैसे गोडाउन के लिए आप इंश्योरेंस करके रखा है, अगर फायर इंश्योरेंस करके रखा है, अगर आग लग गया, जल गया, तो गुड्स का जो लॉस होगा इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगा। कौन देगा? LIC देगा। आप हर साल उनको एक प्रीमियम देते हैं, उस प्रीमियम के अगेंस्ट में अगर आपको लॉस होता है तो आपको पैसा देगा। ठीक है, तो ये होता है इंश्योरेंस। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो और आपको समझ में आएगा। हम पॉइंट टू पॉइंट बताते हुए चलेंगे एक एक करके, तो आपको क्लियर हो जाएगा इंश्योरेंस पैटर्न क्या है मैटर। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योरेंस में पार्टीज़ कौन कौन होता है, इंश्योरेंस में कौन कौन पार्टीज़ रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योरर। इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी दैट अंडरटेक्स द रिस्क, जो आपका रिस्क ले लिए हैं। इंश्योरेंस कंपनी जो आपका रिस्क लिए हैं, जिसको आपने प्रीमियम दिए हैं, साल में कुछ पैसा देके आपका जो रिस्क था उसके सर पे डाल दिया आपने। ठीक है, वो होता है जो इंश्योरर बोला जाता है जिसको। इंश्योर्ड और पॉलिसी होल्डर कौन है? पर्सन्स हुज रिस्क इज कवर्ड, मतलब आपका रिस्क इंश्योरेंस कंपनी ले लिया, तो अगर हमने एक एग्रीमेंट किया इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो हम हो गए वो इंश्योरर या पॉलिसी होल्डर जिसका रिस्क वो इंश्योरर ने लिए हैं। प्रीमियम अमाउंट पेड बाय द इंश्योर्ड फॉर इंश्योरेंस
प्रोटेक्शन, जो भी इंश्योरेंस किए हैं आपने हर साल के लिए एक प्रीमियम आपको साल में देना पड़ेगा, वो है प्रीमियम। पॉलिसी मीन्स रिटेन कॉन्ट्रैक्ट, पॉलिसी एक कॉन्ट्रैक्ट है जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इंश्योरेंस उसमें पूरा लिखा रहता है, क्या लॉस होने से क्या दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंश्योरेंस कंपनी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, हर चीज़ इस एग्रीमेंट में बिल्कुल क्लियर करके लिखा जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। और कौन है भाई, और क्या है, सम एश्योर और सम इंश्योर, इसका क्या मतलब होता है, अमाउंट पेबल और मैक्सिमम लायबिलिटी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पॉलिसी एंड टर्म, पॉलिसी एंड टर्म के हिसाब से, क्या टाइप ऑफ पॉलिसी आपने लिए हैं उसके हिसाब से मैक्सिमम लायबिलिटी कितना कंपनी आपका उठाएगा, वो है सम इंश्योर और सम एश्योर बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, कितना अमाउंट कंपनी मैक्सिमम पे कर सकते हैं वो होता है सम एश्योर और सम इंश्योर। क्लियर, चलिए नाउ टाइप ऑफ इंश्योरेंस क्या है। नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस, जो कि हर किसी को पता होगा, घर में किसी ना किसी का लाइफ इंश्योरेंस तो होगा ही होगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ अ पर्सन। लाइफ इंश्योरेंस किसी की लाइफ के लिए जनरली होता है। इसका मतलब है अगर उनका देहांत हो गया तो उनके घर में जो लोग हैं उसके लिए उनको लाइफ इनका पैसा जो इंश्योरेंस करके रखें उसका पैसा मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो अर्निंग पर्सन होता है अगर उनका देहांत हो गया तो घर में कमाने वाले लोग होंगे नहीं, तो फिर कैसे ज़िंदगी चलाएगा, बाकी लोगों का क्या हाल होगा। तो उसके लिए इंश्योरेंस अगर रहेगा तो फिर उनके मरने के बाद जो पैसा उनका घर वालों को मिल जाएगा। इसका फीचर्स थोड़ा सा जनरल इंश्योरेंस से अलग है। इसका बेनिफिट क्या है कि अगर उसका देहांत नहीं हुआ है ना, तो 15 साल या 20 साल इसके टर्म के लिए इंश्योरेंस होता है। अगर उनका देहांत नहीं हुआ 15 साल बाद, उसी को खुद को ही पैसा, उनका जितना पैसा उसने जमा करके रखा था उसके साथ इंटरेस्ट और अलग अलग बोनस वगैरह जोड़ के उनको मिल जाएगा। तो ज़रूर जितना पैसा उसने जमा रखा है उसके ज़्यादा पैसा ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसका मेन फीचर्स क्या है देखते हैं। एक है प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म चलते हुए अगर किसी मतलब जिसके नाम पे इंश्योरेंस है उसका देहांत हो गया तो मतलब पॉलिसी का जो कंडीशन है उसके हिसाब से उनका परिवार को पैसा मिलेगा। सर्टेन पॉलिसीज़ में प्रोवाइड्स मैच्योरिटी बेनिफिट, मैच्योरिटी में जाके पैसा देते हैं, बेनिफिट बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं। प्रीमियम इज़ पेड अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी टर्म, पॉलिसी टर्म में जैसे बोला जाएगा उस हिसाब से आपको प्रीमियम पेड करना पड़ेगा। हेल्प्स प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू डिपेंडेंट्स, जो लोग डिपेंडेंट्स है मतलब जिसका नाम पे इंश्योरेंस हुआ है उसके ऊपर जो लोग डिपेंडेंट है उनके लिए हेल्प होगा। अगर उनका देहांत हो गया तो भाई उनको पैसा मिल जाएगा, उनका ज़िंदगी चलता रहेगा। नेक्स्ट है सम पॉलिसीज़ कंबाइंस प्रोटेक्शन विथ सेविंग्स इन्वेस्टमेंट एंड फ्यूचर, मतलब ये प्रोटेक्शन भी देते हैं और साथ साथ में एक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट फीचर्स भी रहता है जिसमें दोनों तरफ से बेनिफिट मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नाउ इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। नंबर 1 फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू फैमिली, फैमिली को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलता है कि भाई चलो उनका कुछ हो गया तो फिर हमें चिंता नहीं है। हेल्प्स मीट फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स, अगर देहांत नहीं हुआ रह गए तो बाद में पैसा एक साथ आपको मिल जाएगा तो आपको फ़ायदा होगा। सपोर्ट लॉन्ग टर्म सेविंग्स, लॉन्ग टर्म के लिए आप छोटा छोटा अमाउंट करके आप सेव कर सकते हैं। कैन हेल्प इन प्लानिंग फॉर मेजर फाइनेंशियल गोल्स, आपका जो फाइनेंशियल गोल्स है उसको पूरा करने के लिए आप प्लान करके इसको करेंगे, एक 15 साल बाद 20 साल बाद एक साथ आपके पास पैसा आ जाएगा, उसको लेके आप कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फायर इंश्योरेंस। थोड़ा सा लाइफ इंश्योरेंस से फायर इंश्योरेंस बिल्कुल डिफरेंट है, जो जनरल इंश्योरेंस भी बोला जाता है। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में आपको पैसा ज़रूर मिलेगा, जो पैसा आप जमा करेंगे अगर जो व्यक्ति ने किए हैं उसका देहांत नहीं हुआ तो और मैच्योरिटी डेट में जाके उनको पूरा पैसा उसके साथ इंटरेस्ट बोनस वगैरह मिलके पैसा मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा। लेकिन ये जो फायर इंश्योरेंस मतलब जनरल इंश्योरेंस जो होता है उसमें अगर आग लगा, आपका लॉस हुआ, तभी जाके आपको कुछ मिलेगा। अदरवाइज अगर ये घटना नहीं होता है
तो आपको पैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रीमियम जो आप देंगे वो आपको कभी भी रिटर्न नहीं मिलेगा अगर आपका लॉस नहीं हुआ तो। अगर लॉस होगा तो लॉस वो लोग चुकाएगा, लेकिन आपको मैच्योरिटी में जाके जितना पैसा आपने दिया था जमा वो रिटर्न आएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें। चलिए देखते हैं। तो फायर इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स प्रॉपर्टी अगेंस्ट लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय फायर एंड अदर पेरिल्स कवर्ड अंडर द पॉलिसी। मतलब अगर आग लग के आपका जल गया, डैमेज हो गया, तो वो लॉस जो है वो आपको चुकाएगा इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपने फायर इंश्योरेंस करके रखा है तो। ठीक है, तो इसका फीचर्स क्या है? जनरली रिलेट्स टू द प्रॉपर्टी सच एज बिल्डिंग, स्टॉक, मशीनरी, इसके रिलेटेड ही जनरली होता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड ही होता है। कंपनसेशन इज सब्जेक्ट टू पॉलिसी टर्म्स, पॉलिसी टर्म्स में जैसे रहेगा उसी हिसाब से कंपनसेशन मिलेगा, और एक्चुअल जो लॉस है उसी को ही कवर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है द इंश्योर्ड मस्ट हैव बीन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का उसको ओनरशिप होना चाहिए या इंटरेस्ट उसका जरूर होना चाहिए। किसी और की प्रॉपर्टी के नाम पे आप इंश्योरेंस कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। इट इज़ जनरली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, मीन्स अगर घटना हुआ तो आपको मिलेगा, अगर घटना नहीं हुआ तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका? प्रोटेक्ट बिजनेस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रॉपर्टी आपका टेंशन नहीं रहेगी, अगर आग लग के जल गया तो हमें इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगा, हमें कोई टेंशन नहीं है, आप रात में चैन की नींद सो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन कॉज्ड बाय फायर रिलेटेड लॉसेज, अगर आग लग के कोई लॉसेज हो गया तो जो ओनर है उनके ऊपर बर्डन आ जाते, वो बर्डन को उसने ले लिए हैं, लेकिन उसके लिए कुछ प्रीमियम आपको देना पड़ेगा डेफिनेटली। हेल्प्स बिजनेस रिकवरी आफ्टर ए कवर्ड लॉस, अगर बिजनेस में इतना लॉस हो जाएगा आप फिर तो कवर मतलब आप रिकवरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको ये चुका दे, आपका पैसा दे दे लॉस का, तो फिर आप दोबारा खड़े हो जाएंगे, दोबारा बिजनेस करने का क्षमता आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? और क्या इंश्योरेंस होता है भाई? ये चैप्टर्स जो है ये बहुत लंबा है, इसमें 10 मार्क्स है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि 10 मार्क्स है इसमें, 40 मार्क्स में से 10 मार्क्स इस चैप्टर से है। ठीक है, पढ़ना है भाई अच्छे तरीके से। तो मेरीन इंश्योरेंस क्या है? मेरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेस एसोसिएटेड विथ मेरीन ट्रांसपोर्टेशन एंड रिलेटेड रिस्क अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। मतलब आप जहाज़ में कुछ सामान किसी देश में भेज रहे हैं या किसी देश से सामान लेके आ रहे हैं, उसके लिए जनरली इंश्योरेंस किया जाता है। अगर रास्ते में जहाज़ डूब गए, कुछ डैमेज हो गए, कुछ तो हो गए, तो फिर आपको ये लॉसेस जो है वो लॉस दिया जाए, मतलब लॉस का जो रिस्क है वो इंश्योरेंस कंपनी लेगा और आपको वो चुका देगा। ठीक है, ये लॉस आपको चुकाएगा इंश्योरेंस कंपनी, लॉस बेयर करेगा इंश्योरेंस कंपनी। मेरीन इंश्योरेंस भी कुछ टाइप अलग अलग टाइप का होता है। नंबर 1 मेरीन कार्गो इंश्योरेंस, इसमें क्या होता है? कवर्स गुड्स और कार्गो इन ट्रांजिट। ठीक है, गुड्स या कार्गो जो जा रहा है और आपका जो गुड्स है उसको कवर करते हैं, वो लॉस होता है तो आपको देगा, रिटर्न का पैसा देगा वो लोग। मेरीन हॉल इंश्योरेंस, इसका मतलब है कवर्स द शिप और वेसल, पूरा जहाज़ को लॉस हो गया, जहाज़ डूब गए तो फिर उसका इंश्योरेंस है ये मेरीन हॉल इंश्योरेंस। इसमें जहाज़ डूब गए, कुछ लॉस हो, जहाज़ का जो लॉस हुआ पूरा चुकाएगा वो लोग। फ्रेट इंश्योरेंस कवर्स द फ्रेट और एक्सपेक्टेड फ्रेट अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस, जो फ्रेट लगता है या एक्सपेक्टेड फ्रेट जो होगा वो कवर करेगा इस इंश्योरेंस में। क्लियर है? तो मेरीन इंश्योरेंस 3 टाइप का होता है, जो कि मेरीन कार्गो इंश्योरेंस, मेरीन हॉल इंश्योरेंस एंड फ्रेट इंश्योरेंस, जो कि बिल्कुल क्लियर कर बता दिया आपको कौन सा इंश्योरेंस क्या कवर करते हैं। क्लियर है? नोट्स को लिख के रखिए और याद कीजिए, फिर इसके हिसाब से MCQ बनेगा भाई। तो नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इसका? प्रोटेक्ट्स गुड्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, जब रास्ते में सामान आपका एक देश से दूसरे देश जहाज़ के थ्रू जा रहा है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, वो प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। इनकरेजेज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड, दोनों ट्रेड में, जहाज़ के अगर अपना देश के अंदर भी चले या दूसरे देश के भी चले, दोनों में ही आपका प्रोटेक्शन रहेगा। रिड्यूस अनसर्टेनिटी अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन रिस्क, ट्रांसपोर्टेशन में रिस्क बहुत सारे हैं आपको पता है ना,
तो जहाज़ डूब सकते हैं या जहाज़ से सामान गिर सकते हैं नीचे, बहुत कुछ हो सकता है, चोरी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो वो जो रिस्क है वो रिस्क से छुटकारा मिल जाएगा बिजनेसमैन को। क्लियर है कैसे बिजनेसमैन को हेल्प किया, समझ में आया? ठीक है, इंश्योरेंस कैसे बिजनेसमैन को हेल्प किया, समझ में आया? क्लियर हुआ ना बिजनेस करने में आपको कितना हेल्प करता है। अब आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफाइड मेडिकल एंड हेल्थ केयर एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी टर्म। अगर हेल्थ के लिए ये इंश्योरेंस होता है जनरली, आपका तबीयत ख़राब हुआ, कुछ पर्टिकुलर तबीयत ख़राब हुआ, कुछ हुआ जो जिस पर्पज़ में आपका ये इंश्योरेंस किया जाए, कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह है उसके लिए किया जाता है। अगर ऐसे कुछ हुआ आपका तो फिर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका पैसा मेडिकल जो इंश्योरेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस जो किए हैं वो कंपनी आपका चुकाएगा। जैसे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, जहाँ पे कुछ एक्सीडेंट होके अगर आपका तबीयत ख़राब होता है, एक्सीडेंट होता है, हाथ पैर टूट जाता है तो आप जाते हैं, इसमें आपका नहीं होना चाहिए, खैर हमारा ही हो गया मान लीजिए, तो हमारा ऐसा हुआ भी है, हमारे साथ हमारा एक्सीडेंट हुआ था, बाइक एक्सीडेंट हुआ था ग्रेटर नोएडा में। तब हमें जब हॉस्पिटलाइज हुए तो इंश्योरेंस कंपनी ने काफ़ी पैसा जो भी उनका मतलब इंश्योर अमाउंट था उसने चुकाया था। तो ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस बनाया जाता है जिसमें हेल्थ के लिए जो खर्चा होगा, मतलब मेडिकल एक्सपेंसेस आएगा या कुछ खर्चा होगा, हॉस्पिटलाइज खर्चा जो आएगा वो लोग चुकाएगा। जितना एक्सटेंट तक आप मतलब इंश्योरेंस करके रखेंगे उतना तक वो लोग चुकाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? इसका फीचर्स क्या है? कवर्स एलिजिबल मेडिकल एक्सपेंसेस एज स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी। पॉलिसी में जैसे बोला जाएगा उस हिसाब से एलिजिबल जो भी मेडिकल फैसिलिटीज वो लोग प्रोवाइड करेगा, मतलब खर्चा देगा वो लोग। प्रीमियम इज़ पेड बाय द पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर को एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। कवरेज, एक्सक्लूशंस, वेटिंग पीरियड एंड लिमिटेड डिपेंड ऑन द पॉलिसी के ऊपर ये सब डिपेंड करेगा, क्या कवर करेगा क्या नहीं करेगा, है ना, ये सब बिल्कुल क्लियर करके वहाँ बोला जाएगा। और मे प्रोवाइड कैशलेस ट्रीटमेंट थ्रू द नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स वेदर एप्लीकेबल। कभी कभार होता है कि आप वहाँ पे जाइए, एडमिट हो जाइए, पैसा जो है हॉस्पिटल डायरेक्टली उस इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू कलेक्शन कर लेगा, आपको सिर्फ वहाँ पे आपका कार्ड वगैरह जो भी इंश्योरेंस कंपनी ने दिए हैं वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से वो लोग अपना वहाँ से पैसा ट्रांजैक्शन कर लेगा, आपको कैश देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर? अब भाई इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस है रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। आपका मेडिकल ट्रीटमेंट का जो फाइनेंशियल बर्डन आपको उस कंपनी ने ले लिए हैं। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड हेल्थ केयर एक्सपेंसेस। कभी भी कुछ घट सकते हैं, ज़िंदगी को कुछ पता नहीं है कब क्या है, कब क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपको नहीं पता ना पहले से क्या खर्चा हो सकता है, तो आप थोड़ा बहुत कुछ पैसा प्रीमियम के दर पर रख देते हैं तो बाद में उसका बेनिफिट मिलता है। एनकरेजेस एक्सेस टू प्लान्ड हेल्थ केयर, है ना, इनकरेज करता है कि हेल्थ केयर को प्लान वाइज आप आपका काम कर सकते हैं। ठीक है? नाउ वी डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का क्या मतलब है, क्या क्या प्रिंसिपल्स है? एक्चुअली इंश्योरेंस का कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आर फंडामेंटल रूल्स गवर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर। दोनों के अंदर कुछ नियम, कुछ रिलेशनशिप के लिए कुछ रूल्स वगैरह है जो उन्हें पालन करना पड़ता है, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। चलिए क्या क्या है? प्रिंसिपल ऑफ आउटमोस्ट गुड फेथ, मतलब बोथ पार्टीज मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स ऑनेस्टली, है ना, ऑनेस्टली बताएगा एक्चुअली क्या है क्या नहीं है, कोई छुपाना नहीं है, विश्वास के ऊपर ये इंश्योरेंस होता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, a person applying for life insurance should disclose relevant
information about existing health condition as required by the proposal। आपका हेल्थ कंडीशन क्या है, अगर आपके अंदर कोई मतलब जैसे कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई ऐसी बीमारी है कि वो 2 साल 3 साल बाद वो मर जाएगा और वो इंश्योरेंस कर दिया तो इंश्योरेंस कंपनी से बहुत ज़्यादा पैसा घर लोगों को मतलब परिवार को मिल जाएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ insurable interest means the insured must have a financial or legally recognized interest in the subject matter of the insurance such that its loss would cause financial loss or other recognition harm। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब जो इंश्योरेंस जिसके ऊपर आप कर रहे हैं, जिसका लॉस होने वाले हैं, उसमें आपका खुद का इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए, नहीं तो वो इंश्योरेंस नहीं बनेगा उसमें। ठीक है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, ए पर्सन हैज़ एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन देयर ओन लाइफ, डेफिनेटली अपना लाइफ के लिए अपना खुद का तो इंटरेस्ट होगा ही। सो एंड ए बिजनेस हैज़ एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन इट्स प्रॉपर्टी, उनका जो प्रॉपर्टी है, जो बिजनेसमैन है, उसका इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए प्रॉपर्टी के ऊपर, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। बहुत अच्छी तरीके से प्रिंसिपल आपको याद रखना है, इसके आधार पे एमसीक्यू बनेगा। द इंश्योर्ड शुड बी कॉम्पेंसेट फॉर द एक्चुअल कवर्ड लॉस, जितना एक्चुअली लॉस होगा उतना के लिए उनको एक्चुअली पैसा दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड लिमिट्स ऑफ द पॉलिसी। पॉलिसी में लिमिट या टर्म्स बताया जाएगा, उसके हिसाब से उन्हें मिलेगा। ठीक है, मीन्स शुड नॉट ऑर्डिनरीली मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम द लॉस। ऐसा नहीं कि आपका 10,000 का लॉस हुआ है, आपने दिखा दिया 20,000, फिर आपने 20,000 उनसे ले लिया, 10,000 आपका प्रॉफिट कमा लिया आपने। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि बोला है कि मेनली एप्लीकेबल फायर एंड मेरीन इंश्योरेंस के केस में ये एप्लीकेबल है, ये जो रूल्स है ये एप्लीकेबल होगा। मतलब इंडेमिनिटी जो है ये मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी जो है ये मेरीन एंड फायर इंश्योरेंस के लिए ये लागू होगा। नोट क्या बोला है कि लाइफ इंश्योरेंस इज जनरली नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी नहीं है, याद रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, व्हेन द सेम रिस्क इज इंश्योर्ड विथ मोर देन वन इंश्योरर। आप मतलब 2-3 कंपनी के पास इंश्योरेंस कर लिया सेम इंटरेस्ट के लिए, सेम इंश्योर्ड के लिए, द इंश्योरर्स मे शेयर द बर्डन ऑफ कवर्ड लॉस अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल रूल्स। ऐसा नहीं कि आप इसमें भी 10,000 आपका टोटल लॉस हुआ, इनसे भी 10,000 ले लिए, दूसरे से भी 10,000 ले लिए, तीसरे से भी 10,000 ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तीनों कंपनी रूल के मुताबिक हिसाब से प्रोपोर्शनटली वो लॉस को बेयर करेगा, आपको प्रॉफिट करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन मीन्स आफ्टर पेइंग ए क्लेम द इंश्योरर मे एक्वायर द इंश्योर्ड राइट टू कवर द लॉस फ्रॉम द थर्ड पार्टी responsible for the loss to the extent permitted by the law and policy। ठीक है भाई, तो ये जो आपका जो इंश्योर किया आपने उसके लिए आपको इंश्योरेंस प्रीमियम मिल गया, जो इंश्योरेंस जो पैसा आपको क्लेम जो मिल गया, उसके लिए जो चीज़ रहेगा उसका अधिकार इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाएगा, वो चाहे उसको बेचे, कुछ करे, जो भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। इसका मीन क्या है? द प्रॉक्सिमेट मीन्स नियरेस्ट इफेक्टिव कॉज ऑफ द लॉस इज कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग वेदर द लॉस इज कवर्ड और नॉट। ठीक है, जो लॉस कवर करेगा उसके लिए नियरेस्ट इफेक्टिव कॉज क्या है वो देखना पड़ेगा लॉस का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ a covered peril directly causes the insured loss, the claim may be payable subject to the policy terms। policy term के हिसाब से पैसा
दिया जाएगा। क्लियर है? ये था इंश्योरेंस का प्रिंसिपल। अब हम चलेंगे इंश्योरेंस, अलग अलग टाइप ऑफ इंश्योरेंस आपको बताया हमने, ठीक है। बैंक हुआ, इसके बाद इंश्योरेंस भी हुआ। अब हम चलेंगे और क्या क्या सर्विस बिजनेस को प्रोवाइड करते हैं, कौन, ये इंश्योरेंस हो गया या दूसरा और क्या क्या सर्विस है जो बिजनेस चलाने के लिए आपको हेल्प करता है, ठीक है, बिजनेस के लिए हेल्प होता है। नाउ कम टू पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज क्या है? पोस्टल सर्विस का मीनिंग क्या है? पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड्स फैसिलिटेट्स फॉर द transactions and delivery of letters, parcels, documents and other articles along with the various financial and communication related service। पोस्टल सर्विस आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? आपका जो डॉक्यूमेंट्स, लेटर या पार्सल किसी के पास भेजना है, कुछ सामान भेजना है, वो काम भी करते हैं कौन? पोस्ट ऑफिस करते हैं। साथ साथ में आजकल कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट भी आपको दिया जाता है, मतलब कम्युनिकेशन का भी काम करते हैं और साथ साथ में फाइनेंशियल सर्विस भी देता है। आजकल पोस्ट ऑफिस में आप अकाउंट भी खोल सकते हैं, है ना, सेविंग्स अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो मेजर काम क्या है? मेनली पोस्ट ऑफिस का, पोस्टल सर्विस का मेजर काम क्या है? एक तो मेल सर्विस, जिसमें डिलीवरी ऑफ लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर पोस्टल आर्टिकल्स ये प्रोवाइड करते हैं, मतलब भेजते हैं। नेक्स्ट है पार्सल सर्विस, जैसे ट्रांसपोर्टेशन एंड डिलीवरी ऑफ पार्सल्स एंड गुड्स सब्जेक्ट टू द एप्लीकेबल रूल्स। एप्लीकेबल रूल्स वाइज पार्सल या मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, ये काम कर देते हैं, पार्सल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और क्या करते हैं भाई? स्पीड और एक्सप्रेस पोस्टल सर्विसेज, दैट इज़ फास्टर डिलीवरी ऑफ स्पेसिफाइड आर्टिकल्स। जो पर्टिकुलर आर्टिकल है उसको जल्दी पहुंचा देते हैं, है ना। रजिस्टर्ड पोस्टल सर्विसेज, दैट इज प्रोवाइड्स एडिशनल सिक्योरिटी एंड प्रूफ ऑफ पोस्टिंग, डिलीवरी ऑफ एलिजिबल आर्टिकल्स वगैरह जो है, जो एलिजिबल होगा, हर चीज़ नहीं भेजते, जो भेजने वाली चीज़ होगा उसको भेजते हैं। और एडिशनल सिक्योरिटी देते हैं कि भी आपका चीज़ सही रहे, और साथ में आपको प्रूफ भी देते हैं कि ये चीज़ आप उसने उठाया और पहुंचाया है। नेक्स्ट है मनी ट्रांसफ़र फाइनेंशियल सर्विस, जैसे कि पोस्टल नेटवर्क में प्रोवाइड स्पेसिफाइड फाइनेंशियल एंड पेमेंट रिलेटेड सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं बैंक, पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट है सेविंग्स सर्विस, पोस्टल सेविंग्स स्कीम प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर सेविंग्स एंड रिलेटेड टू फाइनेंशियल सर्विस। आप पोस्ट ऑफिस में जाके सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं, बैंक की तरह आप उसमें पैसा रख सकते हैं, आप अकाउंट खोल सकते हैं। उसके लिए आपको पासबुक वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, आप नॉर्मली उसके साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बैंक में पैसा रख सकते हैं तो उठा सकते हैं, जमा रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस क्या है भाई इस पोस्टल सर्विस का? अब तो पता ही चल गया इम्पोर्टेंस क्या है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कनेक्ट्स पीपल विद बिजनेस, बिजनेस में कनेक्शन करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए फैसिलिटी देते हैं। फैसिलिटीज़ इन कम्युनिकेशन, चिट्ठी वगैरह इधर उधर भेजना वो काम कर देते हैं। सपोर्ट डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड गुड्स, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स कहीं भेजना है बिजनेस के रिलेटेड या गुड्स भेजना है वो भेजने का काम कर देते हैं। प्रोवाइड सर्विसेज इन रूरल एंड रिमोट एरियाज़, रूरल एंड रिमोट एरिया में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चिट्ठी वगैरह पहुँचाना, सामान पहुँचाना, पहुँचा देते हैं। सपोर्ट्स फाइनेंशियल इंक्लूसन, फाइनेंशियल जो काम है जैसे सेविंग्स अकाउंट खोलना, आप एफडी भी खोल सकते हो उसमें, ये सब काम भी पोस्टल सर्विस आजकल प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए अब आता है टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, जो बिजनेस वगैरह चल रहा है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है। टेलीकम्युनिकेशन मीन्स द ट्रांजैक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ डिस्टेंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स। जैसे कि ईमेल हो रहा है आपके थ्रू, आज मतलब ऑनलाइन के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आपका मैसेज वगैरह आना जाना हो रहा है। काम कितना इजी हो गया है, जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं, आपको टाइम नहीं लगता। चिट्ठी वगैरह भेजने में कितना टाइम लग जाता था, अब आपने ईमेल और इसके थ्रू आप तुरंत आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज सकते हैं, है कि नहीं। जैसे क्या क्या टाइप ऑफ और क्या मेथड्स है इसका।
फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीफोन सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज वॉइस कम्युनिकेशन हो पाएगा। आप किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहे हैं, फ़ोन कीजिए, बात कीजिए, काम हो जाएगा। मोबाइल कम्युनिकेशन जैसे वॉइस में और एसएमएस भेज सकते हैं। इंटरनेट बेस्ड सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू। इंटरनेट सर्विस जैसे ईमेल कर सकते हैं, वेबसाइट्स, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, रियल टाइम वीडियो विजुअल ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, वीडियो कॉल करके आप बातें कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड किया जाता है। बहुत फास्ट आप मैसेज कीजिए, कुछ मेल कीजिए कि जब तुरंत काम होगा उसमें। वायरलेस कम्युनिकेशन जैसे कम्युनिकेशन थ्रू वायरलेस नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इतने सारे फैसिलिटीज़ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा आपको मिल रहा है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल फास्ट कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज इंस्टेंटली, साथ साथ चला जाएगा। आपको चिट्ठी किसी को भेजना था, आप चिट्ठी लिखिए, उसको पोस्ट में डालिए, वो 4 दिन बाद कहीं जगह पहुंचेगा, 5 दिन बाद। ये आप तुरंत लिखिए और बटन दबाइए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में यहाँ से मुंबई, दिल्ली कहीं भी पहुंच जाएगा कोलकाता से। तो इस तरह से होता है। कस्टमर सर्विसेज, बिजनेस कैन कम्युनिकेट विथ कस्टमर क्विकली, क्विकली बिजनेस कैन कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप कहीं भी बैठ के कस्टमर के साथ बात कर लीजिए या मैसेज कीजिए, उसका जो फीडबैक ले लीजिए। मार्केट एक्सपेंशन, बिजनेस कैन रीच कस्टमर्स इन डिफरेंट लोकेशन। आप तो देखिए पूरा वर्ल्ड अब मार्केट बन गया इसके द्वारा, पूरा देश तो है ही, पूरा वर्ल्ड भी आपका मार्केट बन गया। कहीं भी आपका सामान को आप बेच सकते हैं, उसका ऐड दे सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, सपोर्ट डिजिटल पेमेंट्स एंड ई कॉमर्स। अब ऑनलाइन में सामान देखिए, आज घर में बैठ के सोए हुए ऑर्डर करते हैं, सामान आ जाते हैं, आप वहाँ पैसा दे देते हैं, ऑनलाइन में पेमेंट कर देते हैं। तो कितना इजी हो गया आज के दिन में, बिजनेस भी कितना इजी हो गया। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़। आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए तुरंत कोऑर्डिनेशन हो जाता है, फ़ोन के द्वारा, मेल के द्वारा या मतलब वीडियो ऑडियो वीडियो जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। और क्या है, रिमोट वर्किंग एनेबल्स कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। अलग अलग जगह से, दूर से भी आपस में कम्युनिकेशन करना इजी हो गया। आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू तो और भी काम इजी हो गया आपका। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, बिजनेस इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड रैपिडली कंटिन्यूसली। आप अपना बिजनेस जो मतलब जो इंफॉर्मेशन है आप आपस में कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आया कैसे टेली कम्युनिकेशन ईजी कर दिया बिजनेस को, है ना। चलिए अब आते हैं कि पोस्टल सर्विस एंड टेली कम्युनिकेशन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर के हिसाब से मेनली फिजिकल एंड ट्रांसमिशन डिलीवरी, फिजिकली डिलीवरी करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए होता है। ये मेनली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के द्वारा होता है। स्पीड जनरली इसका स्लोअर होगा, ये ज़रूर फास्ट होगा, है ना, तुरंत पहुंच जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि लेटर, पार्सल, रजिस्टर्ड मेल ऐसे। और ये टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट के द्वारा होता है। मेन यूज़ क्या है, फिजिकल डॉक्यूमेंट या आर्टिकल आप भेजने के लिए काम करते हैं। ये वॉइस, डेटा एंड इंफॉर्मेशन भेजने के लिए काम होता है। बिजनेस इंपॉर्टेंस क्या है इसका, डिलीवरी एंड डॉक्यूमेंटेशन। और इसमें इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो पाता है। ठीक है, इसमें इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो जाएगा और इसमें डिलीवरी के डेटा, डॉक्यूमेंट वगैरह डिलीवरी करने के लिए ये हेल्प करता है। चलिए अब हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिए हैं, ख़त्म कर लिए हैं। एक क्विक रिवीजन जो अभी पढ़ा है उसका एक जस्ट थोड़ा सा करेंगे और इस चैप्टर से हम बाय बाय करेंगे। 10 मार्क्स का ये चैप्टर से आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ना चाहिए। ये नोट को लिख लेना चाहिए या ये वीडियो को बार बार आपको देख लेना चाहिए, तो आपको बिल्कुल ये चीज़ याद हो जाएगा। चलिए एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। जो अभी पढ़ा हमने उसका एक छोटा सा रिवीजन, क्विक रिवीजन। बैंकिंग पढ़ा हमने, जिसमें क्या है, मनी डिपॉजिट, लोन्स, पेमेंट्स एंड फंड ट्रांसफ़र इसके काम में आता है। इंश्योरेंस जो पढ़ा हमने, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट
specified risk and financial losses, postal delivery and communication of physical and article and documents, whereas telecommunication fast transactions of voice, data and information. ठीक है, इसका डिटेल तो आपको बता ही दिया हमने, ये जस्ट एक जीस्ट आपको बताया, यही चीज़ हमने पूरा जीस्ट अभी इस लेक्चर में पढ़ा है। तो ये हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है इस चैप्टर का। लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, आपको हेल्प हुआ है, ज़रूर वीडियो को आपको दोस्तों को भी शेयर करना है और लाइक ज़रूर देना है, और साथ साथ में हमारे साथ थोड़ा सा कम्युनिकेशन जारी रखना है। इसलिए आपको ज़रूर हमें कमेंट करके बताना है आपको कैसा लगा वीडियो, आपको हेल्प हुआ कि नहीं, ये सब आपको ज़रूर बताना है। और साथ साथ में जो बच्चे अभी तक वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर बेल आइकन दबा के रखें कि जैसे हम वीडियो छोड़े तुरंत उसके पास पहुंच जाए। ठीक है भाई, आप लोग पढ़ाई जारी रखिए जब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।